महाराष्ट्र में मुंबई से अहमदाबाद को जाने वाले हाईवे पर एक शहर पालघर है और इसी पालघर के मनोहर नाम के इलाके में 3 फरवरी 2022 की शाम के करीब 5:30 बजे वाघोबा के रहने वाले नामदेव ने हाईवे के पास से बहने वाले नाले के 2 बड़े पाइप के बीच में एक इंसान की लाश को फंसा हुआ देखा, क्योंकि वो लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और उससे तेज दुर्गंध भी आ रही थी। नामदेव ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए ये बात पालघर पुलिस तक पहुंच गई, क्योंकि वो इलाका पालघर पुलिस के क्षेत्र में ही पड़ता था। और अगले कुछ ही मिनटों में पालघर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विष्णु अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उस शव को नाले से बाहर निकाला और इसके बाद उस लाश का मुआयना किया गया। थाना प्रभारी विष्णु ने देखा कि लाश पर चाकुओं से वार किए जाने के कई निशान थे और उस लाश का चेहरा किसी भारी चीज से इस तरह कुचला गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। और वैसे भी चेहरे के साथ साथ शरीर का एक बड़ा हिस्सा मछली और दूसरे जीव खा चुके थे, लेकिन कद काठी और कपड़ों के पहनावे से लग रहा था कि मरने वाली कोई नौजवान लड़की है। लेकिन जिस तरह से उसका शव सड़ चुका था, उससे तो यही लगता था कि यह लाश पानी में पिछले कई दिनों से पड़ी है, इसीलिए वो सड़कर फूल चुकी थी। और इस लाश के बारे में जानकारी मिलने पर पालघर इलाके की एचडीपीओ नीता पाड़वी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने क्राइम और फॉरेंसिक टीमों को भी घटनास्थल पर बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल और उस शव की फोटो लेने के बाद आसपास के इलाके में पूछताछ की, लेकिन मरने वाली लड़की की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर इस हाईवे के पास वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बुलाकर और सूचना देने वाले नामदेव से भी मरने वाली लड़की के शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पालघर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही यह भी पता लगाया गया कि आसपास के किसी इलाके से इस उम्र की कोई लड़की गायब तो नहीं हुई है। लेकिन पालघर में ऐसी कोई लड़की उन दिनों में गायब नहीं हुई थी और ना ही उस जिले के किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पर पालघर पुलिस स्टेशन में उसी दिन धारा 302 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच की जिम्मेदारी खुद थाना प्रभारी विष्णु भोई ने संभालने का निर्णय लिया। हत्या के मामले की जानकारी मिलने पर पालघर एसपी दात्रे शिंदे और एडिशनल एसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने भी पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। दरअसल लड़की का शव जिस जगह पर पड़ा मिला था वो इलाका नेशनल हाईवे का था, तो इस बात की आशंका ज्यादा थी कि लड़की कहीं बाहर की होगी और उसके शव को वहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया होगा। और इसी आशंका में एसपी दात्रे ने एसडीपीओ नीता पाड़वी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें पालघर के थाना प्रभारी विष्णु, इंस्पेक्टर प्रदीप, इंस्पेक्टर मनोहर, सुधीर धायरकर के साथ दर्जनों पुलिस कर्मियों को भी इस टीम में शामिल किया गया। पुलिस ने तुरंत ही बिना देरी किए पालघर से सटे मुंबई के अलग अलग थानों में इस लाश के बारे में बताते हुए किसी लड़की के गुमशुदा होने की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और पालघर पुलिस की यह कोशिश सफल हुई, क्योंकि एक दिन बाद पालघर पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी मिली। उन्हें पता चला कि शव मिलने से करीब 10 दिन पहले मुंबई के सांता क्रूज थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 28 वर्षीय उस लड़की का नाम कैरोल उर्फ पिंकी मिसिकिटा था। वो 24 जनवरी 2022 को अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। सांता क्रूज पुलिस तुरंत कैरोल उर्फ पिंकी मिसिकिटा के घर पहुंच गई। सांता क्रूज में रहने वाली कैरोल के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां कैथरीन थी। पुलिस को वहां 1-2 रिश्तेदार भी मिले। सांता क्रूज पुलिस ने कैरोल की मां कैथरीन को पालघर पुलिस से मिली शव की सूचना के बारे में बताया और पुलिस उन्हें लेकर सीधा पालघर पहुंची। वहां से उन्हें जे हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखे हुए शव को दिखाया गया, जो नाले से बरामद हुआ था। वो शव इतना सड़ चुका था कि परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं सके थे। लेकिन कैथरीन की बूढ़ी आंखों से उस लाश की कमर पर बने दिल और तितलियों के टैटू छिप नहीं सके। उन्होंने तुरंत उस शव की पहचान अपनी बेटी कैरोल के रूप में कर दी। और कैरोल की मां कैथरीन को यह बात इसलिए याद थी क्योंकि जब कैरोल ने अपने एक दोस्त के कहने पर 4 साल पहले यह टैटू अपनी कमर पर गुदवाया था, तो कैथरीन की बेटी कैरोल को 2-3 दिन तक बहुत तकलीफ हुई थी। शव की पहचान होते ही पालघर पुलिस को यह उम्मीद थी कि अब वो जल्द ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लेगी, क्योंकि पुलिस को इस ब्लाइंड केस में शव की पहचान होने से एक दिशा मिल चुकी थी। पालघर पुलिस ने कैरोल की मां कैथरीन से पूछताछ शुरू की।
कैथरीन ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी का पिछले 5 सालों से मुंबई के ही रहने वाले 27 साल के एक लड़के जीको मिसिकिटा से अफेयर चल रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कत्ल जीको नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों में अफेयर होने के बावजूद भी उनका रिश्ता पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था। कैथरीन ने पुलिस को यह भी बताया कि 24 जनवरी को कैरोल स्कूटी लेकर घर से निकली थी और उसने कहा था कि वो डॉक्टर को अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने के लिए जा रही है, लेकिन इसके बाद कैरोल वापस घर नहीं लौटी। कैथरीन ने बताया कि फिर उसी रात करीब 8 बजे कैरोल ने फोन करके यह बताया कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने किसी दोस्त के साथ है। लेकिन कैरोल सुबह तक भी घर नहीं लौटी और कई बार कैथरीन ने उससे फोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो थक हार कर कैथरीन सांता क्रूज थाने पहुंची और अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन सांता क्रूज की पुलिस उस दिन अपने थाने में निर्भय हेल्पलाइन के उद्घाटन में इतनी बिजी थी कि उस दिन सांता क्रूज पुलिस ने कैथरीन की तहरीर तो ले ली, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कैथरीन को दोबारा आने को कहा। कैरोल के लापता होने की बात सुनकर आसपास में रहने वाले उनके रिश्तेदार भी कैरोल के घर आ गए और पास में ही रहने वाली कैरोल की 2 हम उम्र कजिन सिस्टर सरिता और मेलोरिना भी उनके घर आ गई और कैरोल अपने दिल की हर बात अपनी इन दोनों बहनों से शेयर करती थी। लेकिन उन्होंने भी कैथरीन को कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बात का सभी को पता था कि कैरोल का जीको से प्रेम संबंध है, इसलिए कैरोल के घर वालों को यह भी शक हुआ कि कहीं कैरोल जीको के साथ भाग तो नहीं गई और इसी आशंका के कारण कैथरीन ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कैरोल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे में कैरोल के सारे कपड़े और सामान सब कुछ ठीक ठाक रखे थे और इससे साफ हो गया था कि वो कहीं भागी नहीं है। लेकिन कमरे की तलाशी लेते हुए अचानक कैथरीन को एक डायरी में रखा 2 पन्नों का एक लेटर मिला और वो लेटर शायद 1-2 दिन पहले कैरोल ने जीको को लिखा था, लेकिन उसने शायद अभी वो जीको को नहीं दिया था। लेटर पढ़ते ही कैथरीन और सभी रिश्तेदारों के सामने कई बातें क्लियर हो गई और अब परिवार के लोग समझ गए थे कि हो ना हो कैरोल के लापता होने में जीको का ही हाथ है और कैथरीन समझ गई थी कि पुलिस अब आसानी से मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। इसलिए कैथरीन अपने कुछ रिश्तेदारों और इलाके की महिला सामाजिक कार्यकर्ता और एक एनजीओ की संचालिका अनीता शेट्टी को लेकर सांता क्रूज थाने पहुंच गई, क्योंकि अनीता सेठी ने थाने पहुंचने से पहले ही ऊंची पहुंच रखने वाले अपने जानकारों से पुलिस अधिकारियों को फोन करवा दिया था। इसलिए कैथरीन की शिकायत के बाद सांता क्रूज थाने के सीनियर इंस्पेक्टर नागेश्वर गनोर ने कैरोल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब कैथरीन ने यह शक जताया कि उन्हें अपनी बेटी के लापता होने में उसके प्रेमी जीको पर ही शक है, तो इंस्पेक्टर नागेश्वर ने इसका कारण पूछा। तो इसके जवाब में कैथरीन ने वो लेटर उन्हें सौंप दिया जो कैरोल ने जीको को देने के लिए लिखा था। इस लेटर में जीको की बेवफाई के बारे में लिखा था। इसलिए इंस्पेक्टर नागेश्वर ने पुलिस की एक टीम को भेजकर विले पार्ले में रहने वाले जीको को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन जीको से पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, इसलिए उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन जब सांता क्रूज पुलिस को पालघर पुलिस से यह पता चला कि पालघर में एक लड़की की लाश मिली है, तो तब सांता क्रूज पुलिस कैथरीन को लेकर जेजे हॉस्पिटल पहुंची, जहां कैथरीन ने उस शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। क्योंकि अब पालघर पुलिस को पता चल चुका था कि सांता क्रूज की पुलिस जीको से पूछताछ कर उसे पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, तो इसलिए पालघर की पुलिस ने जीको पर हाथ डालने से पहले अपने तौर पर थोड़ी और तफ्तीश करने का फैसला किया। फिर इस मामले की जांच के लिए गठित की गई टीम ने सबसे पहले अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की और दूसरी तरफ कैरोल के घर वालों से थोड़ी और पूछताछ करके कुछ नई जानकारी जुटाई गई और उनसे कैरोल का मोबाइल नंबर भी लिया गया। जिस जगह पर कैरोल का शव पुलिस को मिला था, वहां आसपास तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लेकिन वहां से आधा किलोमीटर दूर कैरोल के घर जाने वाले रास्ते पर मार्केट एरिया शुरू होता है। तो पालघर पुलिस ने वहां के मेन रोड पर लगे 1 किलोमीटर तक सभी सीसीटीवी कैमरा की 24 से 25 जनवरी तक की सारी फुटेज खंगालने शुरू कर दी और पालघर पुलिस टीम इस कोशिश में कामयाब भी रही और काफी मेहनत के बाद पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से कुछ काम के फुटेज हाथ लगे और इन फुटेज में कैरोल जीको के साथ घटनास्थल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी।
घर वालों को ये फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने कैरोल के साथ फुटेज में स्कूटी पर साथ में दिख रहे लड़के की पहचान जीको के रूप में की। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि सभी कैमरों की फुटेज में बुलेट पर सवार एक लड़का लगातार उनकी स्कूटी के साथ साथ चलता दिखाई दे रहा था, जैसे वो उन दोनों को फॉलो कर रहा हो। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश जीको पर आकर रुक गई, लेकिन उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस थोड़ी और छानबीन कर लेना चाहती थी। इसलिए पुलिस ने कैरोल और जीको के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की तो पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि इन दोनों में उस दिन कई बार बात हुई थी और 24 जनवरी की शाम, यानी जिस दिन कैरोल अपने घर से लापता हुई थी, उस दिन जीको के फोन की लोकेशन और कैरोल के फोन की लोकेशन साथ साथ ही थी। इसी बीच कैरोल के घर वालों ने जीको के नाम अपनी बेटी के हाथों लिखा गया वो खत भी पुलिस को सौंप दिया, जिससे पूरी कहानी साफ हो गई थी। यानी कैरोल के हाथों जीको के नाम लिखा वो खत पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत और एक एविडेंस बन गया था। और इस लेटर से यह भी पता चला कि कैरोल और जीको के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और फिर पालघर थाने के जांच अधिकारी विष्णु भोई ने जीको को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम जीको को विले पार्ले से लेकर पालघर आ गई और फिर उससे पूछताछ शुरू की गई। जब उसे घटना वाले दिन की पालघर के मार्केट एरिया की सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उसके फोन की कॉल डिटेल्स दिखाई गई तो पहले तो वो इधर उधर बातों को घुमाने लगा, लेकिन थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के सामने जीको ने हत्या की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जीको ने पुलिस को बताया कि दरअसल वो कैरोल से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या का भयानक प्लान बनाया। विले पार्ले में रहने वाला जीको मिसिकिटा और कैरोल के बीच में सन 2017 से प्रेम संबंध थे। कैरोल के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली कैरोल की विधवा मां की वो इकलौती औलाद थी। मां ने अपनी बेटी को कड़ी मेहनत करके पाला और उसे अच्छी शिक्षा भी दिलाई थी और पिछले कई सालों से कैरोल एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। फिर 2017 में एक दोस्त के जरिए कैरोल की जान पहचान जीको से हो गई। जल्द ही इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, क्योंकि ये दोनों ही एक धर्म एक जाति के थे और हम उम्र भी थे। इसलिए दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और कुछ ही महीनों में कैरोल जीको से इतना प्यार करने लगी कि वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कैरोल ने अपनी मां और अपनी चचेरी बहन सरिता से भी जीको को मिलवाया था और उसने उन्हें अपने मन की बात बता दी थी, यानी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन फिर दोनों के बीच प्यार का यह रिश्ता शारीरिक संबंधों में बदल गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। जीको पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन लगा तो उसकी नौकरी चली गई। इसलिए अब वो अपने पिता के कैटरिंग के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा। इधर कैरोल को जीको से प्रेम संबंधों में काफी वक्त गुजर चुका था और अब कैरोल ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो उससे शादी करे। लेकिन जीको ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कैरोल के साथ जीको की शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जीको के घर वाले उसकी शादी एक अमीर परिवार में करना चाहते थे, जबकि कैरोल एक विधवा मां की साधारण से परिवार की बेटी थी। परिवार वालों के शादी से इनकार करने पर जीको ने भी कैरोल से दूरी बनाना और उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि जिस रास्ते पर मंजिल ही नहीं है तो उस पर आगे बढ़ने से क्या फायदा। लेकिन इसी बीच जीको की दोस्ती एक बड़े परिवार की लड़की से हो गई और जल्दी ही वो दोनों गहरे प्यार में डूब गए। इधर कैरोल को जीको के बदलते व्यवहार से लगने लगा था कि शायद जीको उससे शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब भी कैरोल ने जीको से शादी के बारे में बात करनी चाहिए तो वो बात को ऐसे बदलता कि शादी की बात अधूरी ही रह जाती। और पिछले 1 साल से इसी बात को लेकर कैरोल बेहद उदास रहने लगी थी। क्रिसमस के त्योहार पर हर बार कैरोल अपनी बहन सरिता के साथ बड़े उत्साह से खरीदारी करती थी और बाहर खाने और घूमने के लिए भी जाती थी। लेकिन इस बार क्रिसमस आने वाला था और इस बार कैरोल ना तो उत्साहित थी और ना ही वो खुश दिखाई दे रही थी, बल्कि उसने तो कुछ दिनों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी है। और फिर कैरोल को यह बात भी पता चल गई कि जीको इन दिनों किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है और इसके बाद तो कैरोल पूरी तरह से उदास रहने लगी। लेकिन कैरोल अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने एक दिन जीको को धमकी दी कि अगर उसने उसके अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी की तो वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी कि उसने शादी के नाम पर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है,
लेकिन जब कैरोल की तरफ से जीको पर यह दबाव लगातार बनने लगा तो वो परेशान हो गया। यानी उसे अब कैरोल उसे अपने रास्ते में एक बड़ा कांटा नजर आने लगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी जीको को दबाव में आकर कैरोल से मुलाकात करनी पड़ती थी। और जब उसके पास अच्छी जॉब थी तब वो कैरोल के ऊपर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। लेकिन इन दिनों बेरोजगार होने के कारण उसकी जेब खाली रहने लगी थी, जबकि कैरोल फैशन तथा दिल खोलकर पैसा खर्च करने की आदी हो चुकी थी। वैसे भी अब जीको की जिंदगी में कैरोल की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, और अब जब भी वो दोनों साथ होते तो कैरोल उससे महंगी फरमाइश करती तो वो मन ही मन कुढ़ता रहता। हालांकि जीको ने कई बार कैरोल को अपनी बेरोजगारी और मजबूरी भी बताई, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी, और उसकी इन्हीं आदतों से जीको परेशान हो चुका था। इसलिए जीको ने कैरोल से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करने का प्लान बनाया, और इसके लिए जीको ने 24 जनवरी से कई दिन पहले कैरोल से फोन पर लगातार बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर जीको ने कैरोल से कहा कि वो अगले दिन यानी 24 जनवरी को उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है, और वो दोनों साथ में डिनर भी करेंगे और अपने आगे के भविष्य के बारे में बात करेंगे। कैरोल अपने टूटे रिश्ते को दोबारा जुड़ता देख बहुत खुश थी, इसीलिए उसने खुशी से लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए हाँ कर दी। और फिर 24 जनवरी 2022 को कैरोल अपनी स्कूटी और लैपटॉप वाला बैग लेकर घर से निकली तो उसने अपनी मां को यही बताया कि वो मलाड में अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जा रही है। इसके बाद वो एक दोस्त के साथ घूमने जाएगी। और फिर कैरोल जीको से मिली, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जीको का एक दोस्त देवेंद्र बुलेट से उनकी स्कूटी का पीछा कर रहा है। हालांकि कैरोल देवेंद्र को जानती थी, क्योंकि वो विले पार्ले से पहले ही विरार में रहता था और जीको का सबसे करीबी दोस्त था, और देवेंद्र जीको के पिता के कैटरिंग के कारोबार में पार्टनर भी था। कैरोल ने 24 जनवरी को घर से निकलने के बाद दिन में 2 बार अपनी मां को फोन भी किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो किसके साथ है और घर कब लौटेगी। इस दौरान जीको ने उसे कई जगह घुमाया और फिर लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसकी स्कूटी खुद ड्राइव करने लगा, और मुंबई अहमदाबाद हाईवे से होते हुए वो पालघर की तरफ निकल गया। कैरोल के पूछने पर उसने बताया कि वो आज उसे एक बहुत खूबसूरत जगह लेकर जा रहा है और ये उनके जीवन का सबसे यादगार पल होगा। इसी बीच रात होने लगी तो कैरोल ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जब देर रात तक कैरोल घर पर नहीं पहुंची तो रात के करीब 12:30 बजे कैथरीन ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो कैरोल का फोन स्विच ऑफ मिला। इधर पालघर में वाघोबा के पास हाईवे पर एक नाले के किनारे खड़े होकर रात के करीब 8 बजे जीको और कैरोल बातचीत करने लगते हैं, और इन दोनों के बीच शादी को लेकर एक बार फिर बात खराब होने लगती है। हालांकि जीको तो पहले से ही सोच कर आया था कि आज कैरोल को मौत के घाट उतारना है, इसलिए उसने सड़क किनारे सुनसान जगह पर कैरोल को दबोच लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कैरोल तड़पने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जीको की मजबूत पकड़ से वो खुद को छुड़ा ना सकी और थोड़ी ही देर में उसका शरीर ठंडा हो गया। और कुछ कदम की दूरी पर खड़ा उसका दोस्त देवेंद्र बाबू ये सब देख रहा था। फिर वो भी पास आ गया। देवेंद्र अपने साथ कैटरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाला चाकू लेकर आया था और उसे शक था कि कैरोल अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। इसलिए उसने जेब से चाकू निकालकर कैरोल के शरीर पर कई वार किए। कैरोल पर चाकू के वार इतनी ताकत से किए गए थे कि चाकू का हैंडल भी टूट गया था, यानी चाकू का निचला हिस्सा कैरोल के शरीर में ही रह गया और खाली हैंडल को देवेंद्र ने वही जंगल में फेंक दिया और चाकू कैरोल की लाश में ही छोड़ दिया। जब जीको को यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो उसने पास में ही पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और कैरोल के चेहरे पर कई वार किए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जीको से पूछताछ के बाद पुलिस ने देवेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 10 फरवरी 2022 तक पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान कैरोल की स्कूटी, उसका लैपटॉप, फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू का टूटा हुआ हैंडल भी बरामद कर लिया गया। पालघर पुलिस ने कैरोल की पहचान को साबित करने के लिए उसकी मां कैथरीन का डीएनए सैंपल भी लिया, ताकि आरोपी को अदालत में यह कहने का मौका ना मिले कि जिस शव को पुलिस कैरोल का बता रही है दरअसल वो उसका है ही नहीं। और इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब सांता क्रूज पुलिस की लापरवाही की बात सामने आने पर कैरोल के परिवार और सांता क्रूज इलाके में रहने वाले लोगों ने पुलिस की लापरवाही तथा जीको और उसके साथी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला।
क्योंकि सांता क्रूज पुलिस की लापरवाही की वजह से यह शव 10 दिनों तक नाले में पड़ा रहा और आखिरकार इस शव ने ही कातिल का पता दे दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या करने, सबूत मिटाने की धाराओं को जोड़कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।